सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा धमाकेदार लेक्चर होने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम सीखेंगे आज के लेक्चर में और धमाकेदार बढ़िया से क्वेश्चन देखेंगे जोश और फोकस के साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। N2 plus 3H2 gives 2NH3 at equilibrium। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिए N2 का, H2 का, NH3 का। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, फाइंड कीजिए। ठीक है, क्या है भैया इक्विलिब्रियम? क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या होती है ये सब टर्म्स? नहीं पता, देखेंगे। जोश और फोकस आपका बना रहना चाहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। एक रिएक्शन है, मानो A प्लस बी गिव C प्लस डी। रिएक्टेंट A प्लस रिएक्टेंट B गिव्स प्रोडक्ट C प्लस प्रोडक्ट D। यानी कि इस रिएक्शन में इस एरो का क्या इंपॉर्टेंस है? ये एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरो रिप्रेजेंट करती कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जोश के साथ कि भैया रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कि सर जी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और कुछ देर बाद जब प्रोडक्ट भी एक्सेस क्वांटिटी में फॉर्म होने लगेगा तब प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ए और A प्लस बी रिएक्टेंट दोनों मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट C प्लस D दोनों मिलकर रिएक्टेंट को फॉर्म करेंगे। हुई बात क्लियर? हुई बात क्लियर? और इसी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारे टॉपिक का नाम है। अब क्या होता है इस स्टेज पे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है इस स्टेज पे? ये स्टेज कब आती है? ये स्टेज कब आती है? ये स्टेज जब आती है कि तब इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी कि रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रेट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो जा रही है, जिस रेट से जा रही है, वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो उस स्टेज को, जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं टेंशन लेना, कुछ भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? आराम से देखेंगे, डीप में समझेंगे सब। अभी के लिए इतना याद रखो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज वो स्टेज है जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेज सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल है। इसमें रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक है? ओके, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस ही रेट से, उस इक्वल रेट से प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखेंगे, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? RF। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? RP। ठीक है? अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कब? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पे। ठीक है? ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव हो रही है, और फॉरवर्ड मूव रिएक्शन कैसे होगी? जब उसके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, ध्यान से सोचना, ध्यान से, कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब होगा? जब रिएक्शन में रिएक्टेंट हो तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन से ए एंड बी। ठीक है, जोश हाई रहना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ओके। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रेजेंट रिएक्टेंट। ठीक है, ओके। वैसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन पीछे जा रही है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, वो कैसे होगा? जब आपके पास प्रोडक्ट COD प्रेजेंट हो, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हुआ क्लियर? ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी टर्म को हटाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इनटू कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये हो गया क्या? बैकवर्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इन रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लियर, आ गया। ठीक है, ओके। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड है प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड है प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट यूज भी हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म करने में, और प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट यूज भी हो रहा है रिएक्टेंट का फॉर्मेशन में। ये कौन से रिएक्शन में पॉसिबल है? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ही क्या मिलेगा आपको? एक स्टेज, जिस स्टेज का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होने वाले हैं? इक्वल। दोनों क्या होने वाले? इक्वल। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। जिस टाइम पे अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, हेबर्स प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। हेबर्स प्रोसेस में हेबर सर ने जब देखा कि अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन और एक ऐसी स्टेज आ रही है उनमें जिस स्टेज पे कांस्टेंट हो रहा है क्या? कॉन्सेंट्रेशंस। दोनों के रेट, जिस तरह रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही, उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही थी। और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स के कांस्टेंट रह रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं आ रहा था। उस स्टेज को उन्होंने क्या बोला? केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी आपने और एक बात नोटिस की कि क्या हो रहा है इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या है? आर कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ध्यान से, इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या हो रही है? कांस्टेंट रेट। ये सेम नहीं, मैंने सेम नहीं बोला। सेम क्या होती है? रेट सेम होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है, पर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, कांस्टेंट हो जाती है। यानी अगर ये फॉरवर्ड में 2 मोल फॉर्मेशन अमोनिया का एट इक्विलिब्रियम हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम हो रही है, तो बैकवर्ड में 1 मोल और 3 मोल H2 फॉर्मेशन होगा। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये प्रोसेस चलते रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। 2 मोल अमोनिया बनते रहेगा, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा, और ये चलते रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन, पर रेट इक्वल रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर रेट इक्वल है, अगर रेट इक्वल है, एकदम फोकस के साथ रेट अगर इक्वल है, तो अगर मैं इस फर्स्ट रिएक्शन को सेकेंड रिएक्शन से डिवाइड करूं, ठीक है, क्या आएगा? RF डिवाइड बाय RB इज इक्वल्स टू KF, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इनटू क्या? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइड बाय KB इनटू C।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको देगा क्या, इज इक्वल्स टू 1। क्यों, ये तो इक्वल है। हम किस स्टेज पे देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम। हमने मान लिया कि स्टेज इक्विलिब्रियम पहुंच चुकी है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होता तो ये इक्वल्स टू 1 नहीं आता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड सेम नहीं होते। ठीक है, ओके। अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड सेम है, ये इक्वल्स टू क्या होगा, 1। हुआ क्लियर? कौन से स्टेज पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, और अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो और एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इसे हम कैसा लिखेंगे, ध्यान से फोकस से जोश के साथ भैया। और ये हो गया क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही होता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान से प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हुआ, आया समझ में? जोश के साथ बोलेंगे सब। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ओके, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब फाइनली हम किस मोड पे, ये लिख लेंगे। ओके, ये सब रफ कर देंगे। यानी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हो गया क्लियर? ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये कब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये मेजरमेंट, ये कॉन्सेंट्रेशंस, ये कॉन्सेंट्रेशन C की, ये कॉन्सेंट्रेशन D की, A की, B की, ये कौन से स्टेज की है, इक्विलिब्रियम स्टेज की। और इस स्टेज पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। ठीक है, आया समझ में? आया? ओके ओके। और एक खासियत इस स्टेज की, इस स्टेज पे जो भी आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी जो भी और कोई भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, कलर, ये सारे क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी कलर भी अगर रेड हो तो वो रेड ही रहेगा अक्रॉस द रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है तो वो रिएक्शन में कलर रेड ही रहेगा। ठीक है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, all measurable quantities at equilibrium will remain constant। ठीक है, हुआ क्लियर? ओके, ठीक है भैया, ठीक है, ये सब देख लिया। अब ये हम सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चंस बनाने तो ये आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये रफ कर देंगे। अब अगर आपको एक रिएक्शन दी है, कैसी रिएक्शन भैया, जिसमें, अरे ये पेन को क्या हो गया। अब अगर आपको एक रिएक्शन दी है, कैसी, ऐसी,
ठीक है, जिसमें कि ए कॉमा बी कॉमा सी डी ये क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी डी क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है समझाया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजन क्या होता है, डू विजिट दैट लेक्चर। और अगर आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है तो जरूर विजिट करना वो लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजन का कोई भी क्वेश्चन इसके सिवा नहीं होगा। और लिमिटिंग रिएजन में नहीं आता है तो वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ए बी सी डी आपके इस रिएक्शन की क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। मान लो रिएक्शन कुछ ऐसी है, सपोज रिएक्शन ऐसी है, तो अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? सोचना सोचना, ध्यान से सोचना, एकदम ध्यान से कि भैया अगर ये ऐसी रिएक्शन दी है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी होती थी तो सी इंटू डी डिवाइड बाय ए इंटू बी करते थे। ठीक है, ये लिखते थे। इसका कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। ओके, अब इस रिएक्शन का कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन में कुछ ज्यादा अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक रिएक्शन एक टाइम पे अगर आपको मेजर करनी है इस रिएक्शन को, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लगेंगे रिएक्ट होने के लिए किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी या 2 एटम्स ऑफ बी बोल लो। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी मिलेंगे एटम्स, और 2 मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ डी मिलेंगे। सिंपल है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इसको कैसे लिखेंगे? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट सी फिर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यानी कि ये रिएक्शन तो ऐसे ही है ना, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हो गया? Kc इज इक्वल्स टू रेस टू 3 रेस टू, सॉरी ये 2 है, एक कम कर देंगे, रेस टू 2 डिवाइड बाय रेस टू 3 और रेस टू 2। देखा आपने? कुछ नोटिस किया आपने? हमने क्या किया? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइनल जो ये आया है, ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है? देखा? कुछ रिलेट कर पाए कि हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के रेस टू में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 3 लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी के रेस टू में क्या लिखा है? 2 लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस टू के ए में क्या लिखा है? 3 लिखा है। बी के 2 लिखा है। ये किससे मैच कर रहे हैं? ये इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैच कर रहे हैं। 3 2 3 सी 3 2 3 2। मतलब कि इसका मतलब है कि हमें अगर रिएक्शन में ऐसे कुछ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले लिखे मिल जाए तो हमें सिंपल उनके रेस टू द पावर में उसे लिखना है। किसमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते समय। किस चीज में? उनके किस चीज को रेस पावर करना है, मतलब बेस क्या होना चाहिए? उनकी रिस्पेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने क्या बोल दिया भैया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चल रहा था इतने देर तो। कॉन्सेंट्रेशन कौन सी? हम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करना है हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की
मोलार कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर वाली कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर। पढ़ रखा है हमने, पढ़ रखा है, मोलार पढ़ रखा है, ठीक है। मोल पर लीटर, जिसमें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते थे? डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, अच्छा, ऐसे तो इस जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। कैसे लिखेंगे? Kc is equals to C to the power small c concentration of D to the power small d divide by CD। क्या है? स्मॉल c स्मॉल d क्या है? इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। A to the power small a concentration of B to the power small b। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ठीक है, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिया स्क्रीनशॉट? रफ कर देंगे भैया इसको भी, ये भी आ गया हमको समझ में। ओके, अब फाइनली आप प्रिपेयर हो चुके हो एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रेडी हो जाओ इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जिसमें N2 plus 3H2 gives 2NH3 at equilibrium। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एट इक्विलिब्रियम N2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, H2 की इतनी है और NH3 की इतनी है। यूनिट देख रहे हो कौन सा है? मोलार। कौन सा है? मोलार। क्या कैलकुलेट किया है? मोलैरिटी कैलकुलेट किया है। कैसे करते थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है फाइनली? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते वक्त हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हमने Kp लिखा है, ठीक है, Kp ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पर इस केस में हम हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे क्या? पार्शियल प्रेशर। हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का हम मेजर करेंगे क्या? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ओके, स्मॉल डिफरेंस एकदम। इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं और इसमें हम पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ओके, और इसी सब के बीच में अगर आपको कहीं के इक्विलिब्रियम लिखे तो वो भी सेम है, सिर्फ यूनिट देख लेना। यूनिट अगर बार में है तो वो केपी के फॉर्म में है, और अगर यूनिट मोल पर लीटर के फॉर्म में है तो वो केसी के फॉर्म में, ठीक है। देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? आपने इसका केसी लिखना है। कैसे लिखेंगे? केसी इज इक्वल्स टू NH3 raised to the power 2 divided by N2 raised to the power 1 into H2 raised to the power। एक बात नोटिस की आपने कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय आपको एक बात जरूर ख्याल में रखनी कि वो रिएक्शन कैसी हो, वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उनके नंबर ऑफ एटम्स, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में कितने क्या है, ये सारे केमिकली इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आप किसी की केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख पाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे भैया सारे के कॉन्सेंट्रेशंस फॉर्मूले में। NH3 की कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 3.0 इंटू 10⁻² का क्यूब। ये सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा?
इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतना सिंपल एग्जांपल भैया, सिंपल एग्जांपल जरूर सिंपल है, पर इसके पीछे का जो थ्योरी था ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो समझना कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या नहीं होता है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये तो आपको समझ में आएगा, पर थ्योरी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, वो कैसे हो रहा है, ये समझना जरूरी था। ठीक है, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक बने रहिएगा जोश और फोकस के साथ। ठीक है, चलो।